हेलो बच्चों, स्वागत है आपका डेली बाइट्स में। और हम कर रहे हैं COQP 06 बीएड साइंस का 2024 PYQ। राइट। PYQ के फर्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक को डिस्कस करेंगे, बहुत तरीके से ऑप्शंस को समझेंगे। और 2025 का भी PYQ सॉल्व है जो आपको मिलेगा, जरूर उसको देखिए और अपनी तैयारी को मल्टीपल टाइम्स बूस्ट करिए। चलिए सवालों पर आते हैं। सवाल हमें दे रखा है पहला, लेसिथिन इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल। क्लास 11th बायोमोलिक्यूल चैप्टर में ये क्वेश्चन दे रखा है और लेसिथिन का एक डायग्राम बन रखा है। ठीक है, ये लेसिथिन है फोस्फोलिपिड, एक ऐसा लिपिड जो फोस्फोराइलेटेड होता है, जिसमें फास्फोरस अलग से जुड़ा हुआ रहता है। तो लेसिथिन इज एन एग्जांपल ऑफ फोस्फोराइलेटेड लिपिड। ठीक है, फोस्फोलिपिड का ये एग्जांपल है। अगला सवाल हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। फोर ब्रेन जो आगे का हमारा ब्रेन पार्ट है, उसका कौन सा पार्ट नहीं है, नॉट अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो सवाल है ये आपको क्लास 11th के NCERT में एज इट इज मिलेगा। और ये क्लास 11th NCERT जो हमारा कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है उसमें भी मिलेगा, क्लास 10th में भी ये सवाल दे रखा है। ठीक है, कौन सा पार्ट नहीं है, तो वो है हमारा थैलेमस। ऑप्शन 4 हमारा सही उत्तर है, थैलेमस नहीं है पार्ट हमारे फोर ब्रेन का। अगले सवाल पे बढ़े तो देखिए, लिस्ट द फॉलोइंग है, मैच करने के लिए है ऑप्शंस, मीजोकोरियम, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इंडोक्राइन ग्लैंड, साइनस वेनोसस। ये क्लास 10th का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बहुत ही जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट है। देखो, मीजोकोरियम जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वो एक्सक्रीटरी का पार्ट है। इंडोक्राइन ग्लैंड जो है हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन में आता है। और साइनस वेनोसस जो है वेस्कुलर सिस्टम का पार्ट है। साइनस वेनोसस एज अ टाइप ऑफ वेन का वो पार्ट है एक छोटा सा, उसको हम कहते हैं साइनस वेनोसस। ठीक है, मिजोकोरियम की अगर बात करें तो ए का 1 यही ऑप्शन है। तो देखो, फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही हो गया। अगर थोड़ा भी कॉन्सेप्ट क्लियर है ना बच्चों, तो ऑप्शंस निकालना बहुत ही इजी होता है। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्रेनियल मैनिंजेस इंक्लूड। क्रेनियल मैनिंजेस में क्या क्या होता है? ड्यूरा मैटर, एराकिनोइड, न्यूरोट्रांसमीटर, पाया मैटर। इनमें से कौन सा होता है? और करेक्ट ऑप्शन हमें दे रखा है इसी रूप में। तो देखो, डी हर ऑप्शन में दे रखा है तो डी तो सही है, पाया मैटर होगा। ए हर में दे रखा है तो यानी ड्यूरा मैटर और पाया मैटर, ये दोनों मैटर है। अब हमें पता कहाँ करना, एराकिनोइड और न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं क्रेनियल मैनिंजेस में या नहीं। देखो, मैनिंजेस हैं ये, ठीक है। मैनिंजेस, ये लाइंस, ये वाली जो लाइंस होती थी ना हमारी, ऐसे वाली जो लाइंस हैं, मैनिंजेस इन्हीं को बोलते हैं। खोपड़ी का मैनिंजेस ये है। तो उसमें न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होगा। न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ होता है? साइनेप्सिस, जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है और यहाँ पे ये जो इस तरीके से मूव करता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है, केमिकल्स है, तो वो उसमें का पार्ट नहीं है। सो ABD ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक हो गई बात यहां तक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सीक्वेंस ऑफ द रीजंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम स्टार्टिंग फ्रॉम स्कल इज। स्कल से जो हमारा, अगर हम सीक्वेंस की बात करें, जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, तो क्या है? तो ये आपको क्लास 11th के NCERT में जो हमारा चैप्टर है, लोकोमोशन और मूवमेंट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, उस वाले चैप्टर में स्केलेटल सिस्टम के पार्ट में ये मिलेगा। जहां पे एक खोपड़ी बना हुआ है, जहां बोन्स के बारे में बेसिकली बात करें, वहां खोपड़ी एक बना हुआ है, और वहीं लेफ्ट हैंड साइड में आपको इस तरीके से बना हुआ मिलेगा। जो ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है वो सबसे पहले शुरू होता है सर्वाइकल वर्टिब्रा से, C7 यहां से शुरू होता है। फिर आता है थोरैसिक वर्टिब्रा, फिर आता है लंबर वर्टिब्रा, और फिर आता है सैक्रल वर्टिब्रा। तो CTLS, अब देख लेते हैं क्या है। CTLS, तो सी हो गया हमारा बी, बी, फिर टी है, BT, फिर है लंबर, लंबर पेट वाले को बोलते हैं D, और फिर लास्ट में है हमारा C, सैक्रल इज लास्ट। तो ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक हो गई बात। अगला सवाल हमें दे रखा है, कोलोस्ट्रम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए, ये सवाल के दो कॉन्सेप्ट हैं, हम वहां से समझ सकते हैं। एक तो कक्षा 12वीं में दे रखा है, और दूसरा हमें, इनफैक्ट ये दोनों ही कक्षा 12वीं में ही है। अब दो कॉन्सेप्ट कैसे है? तो एक तो हमें रिप्रोडक्टिव वाला जो चैप्टर है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, उसमें दे रखा है। और दूसरा जहाँ पे हम इम्यूनिटी के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसमें इम्यूनिटी में दे रखा है। तो कोलोस्ट्रम में होता है एक तरीके का, कोलोस्ट्रम इज अ फर्स्ट मिल्क, फर्स्ट मिल्क ऑफ
मदर, माँ का फर्स्ट मिल्क ऑफ ह्यूमन फीमेल जो होते हैं उनका। ठीक है, इसका लिखा भी हुआ है कि पेल येलो कलर का गाढ़ा लिक्विड होता है जो बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो बच्चों को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और वो इम्यूनिटी पहले से बनी हुई होती है। तो वो क्या है, एक तरीके की पैसिव इम्यूनिटी है जो आपको यहाँ पे मिलेगा। और इसमें कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन होता है ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। अभी फिलहाल के लिए ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगले सवाल की तरफ बढ़े तो व्हाट इज द रोल ऑफ सर्टोली सेल्स इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये हमारा चैप्टर जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का अगर हम सब टॉपिक बोले कि कहाँ पे एग्जैक्टली है ये, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ये पार्ट है सर्टोली सेल्स। ठीक है, अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप पढ़ोगे तो उसमें सर्टोली सेल्स के बारे में मिलेगा कि ये क्या काम करते हैं। तो ये नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। किसको, सिक्रीशन और सिंथेसिस ऑफ एंड्रोजेंस ऑप्शन गलत है, सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजेंस बिल्कुल गलत है, एंटीबॉडीज बिल्कुल भी नहीं। रादर ये प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन टू जर्म सेल्स, और ये जर्म सेल्स क्या है, स्पर्म है। जैसे कि टैपिटम, जो ये हमारा टैपिटम है ना प्लांट सेल में जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है पराग कण को, पॉलिन ग्रेन को, उसी प्रकार ये सर्टोली सेल्स ह्यूमन बींग्स में होते हैं जो कि जो स्पर्म्स होते हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगेन ह्यूमन रिप्रोडक्शन से ये सवाल है, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मिला जुला ये सवाल है। एग्जैक्टली कोई टॉपिक हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ मेल और फीमेल ऑर्गन से ही रिलेटेड ये सवाल है। देखो फिम्ब्रिए, फिम्ब्रिए इज अ पार्ट ऑफ, फिम्ब्रिए इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इस तरीके का होता है, उसको फिम्ब्रिए कहते हैं। तो फिम्ब्रिए किस चीज का पार्ट है, फिम्ब्रिए इज पार्ट ऑफ ओवरीज। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है दैट इज पार्ट ऑफ टेस्टीज। एक्रोसोम स्पर्मेटोजोआ के स्पर्म के ऊपर में इस तरीके का ट्रायंगुलर शेप में जो ये लिक्विड भरा रहता है इसको एक्रोसोम बोलते हैं, वो है। और ग्राफियन फॉलिकल हमें ओविडक्ट में मिलता है। जब ओव्यूलेशन होता है फिम्ब्रिए कलेक्ट करता है उस ओवम को, और वो ओवम नहीं ग्राफियन फॉलिकल होता है, और वो ग्राफियन फॉलिकल फिर आगे ट्रैवल करता है। ठीक है, तो डी का 4 एक ही ऑप्शन में दे रखा है, दैट इज ऑप्शन 3, और यही हमारा सही उत्तर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल है ईएसटी। ईएसटी देखिए ये सवाल आपको मिलेगा जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है हमारा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जो बायो का चैप्टर है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, आपको उसमें ये सवाल मिलेगा जहां पे कि डीएनए के बारे में, डीएनए के एक्सटेंशंस के बारे में दे रखा है। इसका है, इस याद रखना टी से टैग है, ट्रांसक्रिप्ट नहीं है। और ठीक है, तो टैग में यहाँ पे 3 ऑप्शन है, एक्स्ट्रा सीक्वेंस टैग नहीं है, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, एक्सटर्नल वर्ड ही गलत हो गया, गलत हो गया, तो एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एक करेक्ट ऑर्डर हमें बताना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। एक मिनट, हाँ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन वाला चैप्टर है वहीं से ये सवाल आपको दे रखा है। RDT रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी टॉपिक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो हम सबसे पहले डाइजेशन बाय रिस्ट्रिक्शन, एंजाइम आइसोलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और लाइगेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे डीएनए को, फिर आइसोलेशन के बाद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट कराएंगे, और जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है हमारा उसको हम कट करेंगे, पर्टिकुलर सीक्वेंस पे कट करेंगे। तो पहले हमारा डी हो गया, आइसोलेट डीएनए को किया, फिर हमने कट किया, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वहां पे कट करने के बाद लाइगेशन करेंगे, जोड़ेंगे ना। अब हमने यहाँ से यहाँ सीक्वेंस को ऐसे ऐसे बीच से गायब कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, तो ये और ये सीक्वेंस को हमें जोड़ना भी तो है, तो उसको जोड़ेंगे, लाइगेट किया, और फिर जो एक्सप्रेस्ड बन के आएगा वो हमारा होगा ट्रांसफॉर्म्ड डीएनए, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो डी ए सी बी ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल सही उत्तर आ गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो, लार्ज होल जो स्विस चीज में बनता है बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यहाँ पे कई बार ये गैस पूछ लेता है कि कौन से गैस की वजह से ये बनता है। ठीक है, और ये सवाल है आपको माइक्रोब्स इन ह्यूमन हेल्थ, माइक्रोब्स इन ह्यूमन हेल्थ चैप्टर से दे रखा है, जिसमें कि जो माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट वाला टॉपिक है वहां पे आपको ये मिलेगा। और स्विस चीज जिसमें कि बड़े बड़े छेद जो टॉम जेरी में दिखता है ना, कि वो चीज के पीछे पड़ा रहता है येलो कलर का, ठीक है, तो उसमें ये कह रहा है कि वो वाला जो चीज है हमारा,
वो उसमें लार्ज होल्स होते हैं, वो कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? और वो होता है हमारा प्रोपोइनी बैक्टीरियम शर्मानी, इसकी वजह से होता है। लास्ट लाइन में ये लगभग लिखा हुआ है। लैक्टोबैसिलस तो हमारा बना देगा सीधे सीधे, दैट इज व्हाट, लैक्टोबैसिलस है तो वो दूध का हिसाब किताब होगा, ठीक है। और ये जो स्ट्रोफाइलो ऑरेंस है, ऑरेन ऑरस जो है, ये गोल्ड से रिलेटेड चीजें करता है। इसको थोड़ा सा गूगल करना, आपको बहुत अच्छा एक टॉपिक और सॉरी बहुत अच्छा सा एक फैक्ट पता चलेगा। डू इट एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या नया चीज मिला है। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए आंसर हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जो कि हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर जो है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इस चैप्टर से दिया हुआ है, इसी चैप्टर से आपको मिलेगा। नॉट कौन सा नहीं है? साइफिलिस होता है, क्लैमाइडाई होता है, गोनोरिया होता है, ये तीनों ही हमारा STI है, ये तीनों नहीं होगा। रादर ऑप्शन 1 लैशमेनिया जो है, लेशमेनियासिस, ये लैशमेनिया से होता है और ये एक STI नहीं है। ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कैरलस लीनियस, इनको क्रेडिट, उनको क्रेडिट किस चीज के लिए दिया जाता है? तो उनको क्रेडिट दिया जाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट, जहां पे कि हमने बात करी सब चीज के, सॉरी चैप्टर सेकंड में भी दे रखा है, जहां पे नोमेनक्लेचर के बारे में आपको दे रखा है, जहां पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये सारी चीजें आपको दे रखी हैं। एंड आप कहोगे कि वो तो हमारा चैप्टर 1 है। नहीं, जो ओल्ड एनसीईआरटी है रिवाइज्ड वर्जन से पहले, उसमें चैप्टर 1 में ये दे रखा था, ठीक है। इसी वजह से चैप्टर फर्स्ट एकदम निकला है, ये चैप्टर फर्स्ट से आया, तो जो ओल्ड एनसीईआरटी होगी उसमें आपको ये मिल जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ब्राउन एल्गी। भूरे शैवाल, भूरा शैवाल जो है हमारा, भूरे शैवाल का कौन सा इनमें से उदाहरण नहीं है? और क्या क्या हमें दे रखे हैं एग्जाम्पल में? देखो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता था कि ये चारों में से 3 होते ब्राउन एल्गी, एक नहीं होता, बट यहाँ पे इसको स्टेटमेंट वाइज बना दिया है, स्टेटमेंट जैसा मल्टीपल आंसर्स में। लैमिनेरिया, एक्टोकार्पस, वॉल्वॉक्स, पोरफायरा। तो जो हमारा क्लास 11th का चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये सवाल उसी चैप्टर से हमें देखने के लिए मिल रहा है कि उधर में जहाँ पे आपने 3 टाइप के पढ़े होंगे कि एल्गी जो है वो 3 तरीके के होते हैं, ग्रीन, ब्राउन और रेड। ग्रीन, ब्राउन, रेड एल्गी होते हैं। और ब्राउन में आपने एक सबसे बड़ा एल्गी पढ़ा होगा केल्प्स, की बहुत ही बड़ा होता है, मीटर्स में जाता है इसका हाइट, तो दैट इज केल्प्स। और उनके पिगमेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो वहीं से एग्जाम्पल के थ्रू ये सवाल पूछा हुआ है कि लैमिनेरिया, एक्टोकार्पस, वोल्वोक्स और पोरफायरा, इन चारों में से कौन सा ब्राउन एल्गी का उदाहरण नहीं है? जो नहीं है हमें वो बताना है। देखो, लैमिनेरिया और एक्टोकार्पस ये दोनों ही ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल हैं। वोल्वोक्स जो है ये हमारा ग्रीन एल्गी है, और पोरफायरा जो है ये हमारा रोडोफाइसी यानी रेड एल्गी है। तो सी और डी जो है ये हमारे ब्राउन एल्गी का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन देखें, सी और डी यानी 1 ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पोरोजोवन प्रोटोजोआ। अगेन जो ये हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर है, उसी चैप्टर से ये सवाल आपको देखने के लिए मिल रहा है, जहां पे कि जो हमारा प्रोटिस्टा ग्रुप है, राइट, जो प्रोटिस्टा ग्रुप है उसमें ये चीज दे रखा है। प्रोटिस्टा बेसिकली प्रोटिस्टन्स जो है, प्रोटिस्टा में ये उसके 5 जो हमारे कैटेगरीज बने, जिसमें कि हमने क्राइजोफाइट्स के बारे में बात पढ़ा है, डाइनोफ्लैजिलेट्स पढ़ा है, यूग्लिना पढ़ा है, और उसी में हमने प्रोटोजोआ भी देखा है। तो उसी में स्पोरोजोवन, अब नेक्स्ट पेज पे प्रोटोजोवन के 4 टाइप लिखे हुए हैं, उसमें अमीबियोइड है, सीलिएटेड है, उसी में स्पोरोजोवन प्रोटोजोवन है। तो उसमें से कौन सा ये एग्जाम्पल स्पोरोजोवन प्रोटोजोआ का नहीं है? एंटामीबा, ट्रिप्नोसोमा जिससे स्लीपिंग सिकनेस हो रहा है, पैरामीशियम भी है, एंटामीबा भी है, एमीबियोइड का एग्जाम्पल है, पैरामीशियम भी है, लेकिन ये जो प्लाज्मोडियम है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ स्पोरोजोवन प्रोटोजोआ। सो ऑप्शन 4 जो है ये चौथा नंबर पे ही दे रखा है, ये भी स्पोरोजोवन प्रोटोजोआ और इस तरीके से लिखा हुआ ही है, और इसका एग्जाम्पल है फ्रूटिंग बॉडीज के साथ प्लाज्मोडियम आता है, और वहीं पे मलेरिया का भी जिक्र आपको थोड़ा सा बिल्कुल मिल जाता है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इट इज, ऑप्शन 4 जो है हमारा वो बिल्कुल सही उत्तर है। और प्लाज्मोडियम को हम सबसे बेस्ट किस लिए जानते हैं? तो प्लाज्मोडियम को हम जानते हैं
कि वो मलेरिया कॉज करता है उस चीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। जो अभी चैप्टर 1 के बारे में बात करी थी, ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11th, ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर 1, ठीक है, उसी में ये दे रखा था। और अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, अभी हम ये कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में क्या आता है, SGFO, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, ठीक है। तो स्पीशीज नहीं दे रखा है तो फिर आता है स्पीशीज के पहले आएगा देखो डिसेंडिंग, घटते क्रम में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें जाना है कि हम जा रहे हैं असेंडिंग, मतलब ऊपर की तरफ अगर बढ़ते हैं तो हम SGFO वाला फॉलो कर रहे होते हैं कि उसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं। बट अभी डिसेंडिंग, नीचे की तरफ हमें बढ़ना है, तो नीचे की तरफ बढ़ने के लिए हम क्या देखेंगे कि पहले हमारा हो गया मतलब सबसे छोटा जो होगा, सबसे लास्ट में होगा, वो होगा जीनस। डिसेंड कर रहे हैं ना नीचे की तरफ, मतलब स्पीशीज, ये फाइलम या किंगडम से शुरू होता है, ठीक है। तो फाइलम सी सबसे पहले आ जाएगा, तो सी का देखो दो ऑप्शन है, 2 और 4, इन्हीं दोनों में होगा। फाइलम आ गया, ठीक है। फिर SGFO, तो जीनस सबसे लास्ट में चला गया, सबसे लास्ट में हमारा जीनस आ गया। सबसे पहले हमारा फाइलम हो गया, सबसे लास्ट में हमारा जीनस हो गया। अब रह गया क्लास और ऑर्डर। यहाँ पे ये देखो, जीनस के बाद सबसे पहले क्या आ रहा है, ऑर्डर। तो ये पहले आ गया सी के बाद ए, फिर उसके बाद आ गया बी, और फिर आ जाएगा डी। तो CBDA, सॉरी, CDBA, बी ऑर्डर है ना, ऑर्डर पहले हो जाएगा, ठीक है। सी बी CDBA, ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सी क्या है हमारा, फाइलम, जो कि सबसे बड़ा है। फाइलम के बीच में बहुत सारे, फाइलम के अंदर बहुत सारे क्लास होते हैं। क्लास में, एक क्लास में बहुत सारे ऑर्डर होते हैं, और एक ऑर्डर के बहुत सारे जीनस होते हैं। बिल्कुल इसी को हम डिसेंडिंग ऑर्डर बोल रहे हैं। ठीक हो गई बात यहाँ तक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच आइडेंटिफाई द नॉन इंडोस्पर्मस सीड्स, जिसमें कि इंडोस्पर्म जो है नहीं बचता है। ये सवाल आपको एनसीईआरटी क्लास 12th जो है हमारा, उसका जो चैप्टर अभी अभी जो आप नई एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उसका चैप्टर फर्स्ट है, और ओल्ड एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है, जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स दे रखा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें जहाँ पे कि सीड्स के बारे में दे रखा है, उसी टॉपिक में ये सवाल आपको मिलेगा, जिसमें कि नॉन इंडोस्पर्मस सीड के बारे में बताया। इंडोस्पर्म क्या होता है, जो ट्रिपल फ्यूजन के बाद 3N एक बनता है हमारा, 3N का एक कंपाउंड बन रहा है, कंपाउंड नहीं, एक स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसको कि जिसकी प्लॉइडी 3N है, उसको हम इंडोस्पर्म कह रहे हैं, जो कि एक तरीके का फूड है जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है बेबीज को, ठीक है। जिसको एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स भी बोलते हैं, जिसमें कि कंप्लीटली इंडोस्पर्म जो है कंज्यूम हो जाता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट में। जब भ्रूण का विकास हो रहा होता है तो जो इंडोस्पर्म है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, और जो फूड स्टोरेज है वो कॉटिलिडन्स में रहता है, पत्तियों में रहता है, जैसे कि ग्राम और पी, बीन्स, और जितने भी लगभग डाइकोट्स हैं सब में जो है वो इंडोस्पर्म जो है वो खत्म हो जाता है, ऑलमोस्ट कंज्यूम हो जाता है। लेकिन वही जो मोनोकॉट्स है हमारे, जैसे कैस्टर हो गया, मेज, व्हीट, और जनरली जो हमारे मोनोकॉट्स हैं, उन सब में इंडोस्पर्म बच जाता है, फूड स्टोरेज, और बच जाता है इवन आफ्टर इम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बताते ही मैंने बता ही दिया है कि ये तीनों तो ऑप्शन में नॉन इंडोस्पर्मस सीड होगा, ठीक है। तो ए वाला जितना भी ऑप्शन है वो गलत हो गया, और BCD हमारा ऑप्शन थर्ड जो है वो सही हो गया। और एक चीज और, ये जो कैस्टर है ऐसे भी याद रख सकते हो, कैस्टर इज अ मोनोकॉट, और मोनोकॉट वाले जितने भी प्लांट होते हैं, एक बीज पत्री जो होते हैं, वो एक बीज पत्री पौधे, जिसमें कि इंडोस्पर्म जो है वो बच जाता है, भ्रूणकोश जो है वो, सॉरी, भ्रूणपोषी जो है वो बच जाता है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। हमारा क्या है, देखो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से दे रखा है। तुम्हें देख के जनरली बच्चों को ऐसे क्वेश्चन से लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करने की जरूरत है। क्लास 11th की एनसीईआरटी जो है हमारी, उसमें एनाटमी, मॉर्फोलॉजी के बाद एनाटमी दे रखा है, एनाटमी ऑफ प्लांट्स। उसमें आपको ये बता रखा है कि स्टेम और रूट्स का जो एनाटमी है वो कैसा होता है। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, कंजॉइंट ओपन वेस्कुलर बंडल फाउंड इन। कंजॉइंट का मतलब होता है कि जाइलम फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम बिल्कुल ऐसे, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम
सेम रेडियस में मौजूद है। और ओपन का मतलब है कि केम्बियम यहाँ पे मौजूद रहेगा, जाइलम और फ्लोएम के बीच में यहाँ पे केम्बियम मौजूद रहेगा, ये ओपन होता है। ठीक है, इसी तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है जाइलम और फ्लोएम, जो ओपन होता है उसका एनसीईआरटी में ऐसे ही बना हुआ है। ठीक है, तो कंजॉइंट और ओपन वेस्कुलर बंडल आपको डाइकॉट स्टेम में मिलेगा। द्विबीजपत्री तने में आपको कंजॉइंट और ओपन वेस्कुलर बंडल मिलता है। ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इन विच टाइप ऑफ क्रोमोसोम द सेंट्रोमियर इज लोकेटेड स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल। मिडिल से, बीच से, इस तरीके से ऐसे हमारा बन गया। ठीक है, अब ऐसे वाले में बिल्कुल बीच से थोड़ा सा दूर है, तो बीच से थोड़ा सा दूर होगा तो ऊपर वाला थोड़ा छोटा हो जाएगा और नीचे वाला आर्म थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो टेलोसेंट्रिक में तो बिल्कुल एक कॉर्नर पे रहता है, बिल्कुल एक कॉर्नर पे रहता है। मेटासेंट्रिक में बिल्कुल बीच में रहता है। तो ये थोड़ा सा स्लाइटली अवे बोल रहे थे, उसको हम सब मेटासेंट्रिक बोलते हैं। ऑप्शन 2 हमारा सही उत्तर है। और साथ के साथ ये ध्यान रखिएगा कि ये सवाल आपको जो चैप्टर है हमारा सेल, उस चैप्टर में मिलेगा जहां पे न्यूक्लियस के बाद क्रोमोसोम्स के बारे में, सेल ऑर्गेनल्स में पढ़ना है क्रोमोसोम्स, उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है। ठीक हो गई बात। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस प्रकार की, माफ करिएगा, कि अगला सवाल है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पार कैप्चर्ड बाय प्लांट। ये एकदम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और क्लास 10th में भी है, क्लास 12th में भी है। और पार हमारा 2 to 10% होता है। ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, उम्मीद है पता है होगा आपको, आपने ये याद रखा होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ XC2 कंजर्वेशन मेथड। ये बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन वाले चैप्टर से सवाल दे रखा है, जहाँ पे कंजर्वेशन में हमने XC2 और IN-situ दो तरीके के टेक्निक्स के बारे में बात करी थी। IN-situ मतलब कि उसी साइट पर, XC2 मतलब कि उस थ्रेटेंड एरिया से हमने हटा दिया है उस पर्टिकुलर स्पीशीज को। तो XC2 का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। तो बोटेनिकल गार्डन्स भी बनाए जाते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और क्रायो प्रिजर्वेशन, इन तीनों में जो है उस थ्रेटेंड स्पीशीज को हम हटा के किसी नए इन्वायरमेंट में रखते हैं। बट नेशनल पार्क्स जो होते हैं, इसमें क्या होता है कि नेशनल पार्क्स आर परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन, जहाँ पे पूरा एरिया ही कंजर्व कर दिया जाता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 हेल्ड एट ऑर्गेनाइज्ड एट। अगेन ये सवाल भी आपसे बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन का जो लास्ट पार्ट है, जहां पे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और उसके बाद जो दे रखा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इस तरीके की चीजों को हमने कैसे मैनेज किया, कई सारे लेवल पे कई सारी बैठक हुई और वहीं पे लास्ट के 2-3 लाइंस में दे रखा है। तो 2002 का जो ऑर्गेनाइज्ड हुआ था SDM मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ल्ड समिट, ये हुआ था जोहान्सबर्ग में। ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारा क्लास 11th एनसीईआरटी से दे रखा है, जहां पे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी का, जिसमें हमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और उनके फंक्शंस को पढ़ना है। देखो सीधे हम चलेंगे, एब्सिसिक एसिड दे रखा है, स्ट्रेस हार्मोन दे रखा है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। तो डी का 1, और डी का 1 हमारा सिर्फ एक ही है, दैट इज ऑप्शन 2। और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। और ये जितने भी ऑप्शन दे रखे, ये सभी एनसीईआरटी में एज इट इज रिटन है। तो अगर थोड़ा भी आपको एनसीईआरटी याद है तो ये आपको याद रहेगा। और साइटोकाइनिन जो है सेल डिवीजन में, डिफरेंशिएशन में इन्वॉल्व रहता है, इसी वजह से डिले इन लीफ सेनेसेंस, बिल्कुल एजिंग को ये डिले करता है, क्योंकि नया नया ये सेल्स लेके आ रहा है ना, तो ये डिले करेगा सेनेसेंस को। ठीक है, तो ये डिले सेनेसेंस देख करके एब्सिसिक एसिड मार्क नहीं करना है। सी का ऑप्शन 4 ही होगा और यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग। अगेन ये सवाल देखो प्लांट फिजियोलॉजी से है और तुम देख के कंफ्यूज नहीं होना कि प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ना है या नहीं, थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। और यहाँ पे सवाल है द पाथ ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्स द जेड स्कीम। जेड स्कीम में कौन कौन से फोटो सिस्टम्स और ये सारी चीजें मौजूद रहती हैं। तो जेड स्कीम एक नॉन साइक्लिक फोटो ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आता है। ईटीसी फोटोसिंथेसिस के ईटीसी में आता है। और ये इसमें क्या होता है, जो पाथ है वो PS2 से शुरू होता है, फोटो सिस्टम 2 से शुरू होता है।
फिर ये जाता है ईटीएस में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा, फिर उसके बाद ये PS1 में आएगा, और PS1 के बाद ये एनएडीपी प्लस निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फोस्फेट, जहाँ पे PS1 से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, जो PS1 से चला हुआ इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। PS2 से इलेक्ट्रॉन चला, ईटीएस में मूव किया, PS1 में आया और फिर एनएडीपी प्लस में चला गया। तो PS2 बी पहले होगा, बी के बाद पहले बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए आएगा और फिर डी आएगा। तो BCAD ऑप्शन थर्ड हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें क्या दे रखा है, हेनरी बैकेरल ने किस चीज को डिस्कवर किया? डायरेक्ट क्वेश्चन है, हेनरी बैकेरल यानी कि रेडियो एक्टिविटी। जो रेडियो एक्टिविटी का यूनिट है, ऐसा यूनिट है, वो भी बैकेरल ही है। तो ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, फिर कुछ नया सीखेंगे और इसी पेपर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, बहुत सारी पढ़ाई करें। अगर कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं, and the handle is just right in front of you. Go there, text me. I'll be very happy to help. God bless you.